का x प्लस 2y लेस देन इक्वल 4 द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र। ठीक है, ये असमी का दर की है, इसको अपन को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, इसका एरिया बताना है अपन को। ठीक है, कि मूल बिंदु की और संतुष्ट है या मूल बिंदु के विपरीत संतुष्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो असमी का दर की है उसको लिखेंगे असमी का x प्लस 2y लेस देन इक्वल 4। ठीक है, के रूप में, असमीका के रूप में दी गई समीकरण देखो शुरू से देखो, इसको अपन विरोधी बोलते हैं, या प्रतिबंध भी बताया था आपको, ब्रैकेट में प्रतिबंध लिख लो आप। ठीक है, ठीक है, विरोध या प्रतिबंध x प्लस 2y लेस देन इक्वल 4 के रूप में दी गई असमीका, विरोध या प्रतिबंध के रूप में दी गई असमीका को समीकरण के रूप में इक्वेशन समीकरण के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक क्वेश्चन में लैंग्वेज दिखा रहे हैं आपको, दूसरे क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, समीकरण के रूप में लिखेंगे x प्लस 2y बराबर कितना जाएगा, ये 4। कोई भी असमी का दे रखी है आपको, या विरोध दे रखा है या प्रतिबंध दे रखा है, इसको आप समीकरण के रूप में लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 4 लिख देंगे, ताकि अपन क्या करेंगे, इस समीकरण की सहायता से दो बिंदु निकाल सके, दो पॉइंट निकाल सके, जिसको अपन ग्राफ पे अपन को प्लॉट करना है। ठीक है, अब पॉइंट कैसे निकलेंगे, आप जानते हैं कि बिंदु क्या होते हैं, x और y दो निर्देशांक के रूप में होते हैं। एक बार क्या करोगे आप, x बराबर 0 रखोगे तो y का मान प्राप्त होगा, पहला बिंदु ऐसे निकल जाएगा। और दूसरा बिंदु कैसे निकलेगा, जब y बराबर 0 रखोगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन को दो बिंदु निकालते हैं। देखो, चूंकि रेखा x प्लस 2y बराबर 4, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने फर्स्ट दे, जो अपन को असमीका दे रखी थी या विरोध दे रखा था या प्रतिबंध दे रखा था, वो असमीका के रूप में दे रखा था। इसको समीकरण के रूप में लाने के लिए मैंने क्या करा, अब इसमें कोऑर्डिनेट तो निकलता नहीं अपन के पास, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन था, तो इसको समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा अपन को, जो मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस 2y बराबर 4। इसको अपन ने किस रूप में लिख दिया, अपन ने समीकरण के रूप में लिख लिया। अब समीकरण के रूप में लिखने के बाद अपन इसके कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। उन कोऑर्डिनेटों को अपन क्या करेंगे, अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। एक बार अपन x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो पहला कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएगा, बिंदु A प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए करूंगा मैं आपके पास x की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब दो कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल लेंगे। अपन को कोऑर्डिनेट याद नहीं रखना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। कोई भी असमीका दे रखी हो उसको समीकरण के रूप में लिखना है, सामान्यित रूप में इक्वल करके लिख दिया। यहाँ पर अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल होता तो अपन समीकरण के रूप में क्या कर देते हैं, यहाँ बराबर करके लिख देते, ताकि अपन कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते थे। अगर असमीका के रूप में दे रखा हो तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे अपन, इसको समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा, जैसे लिख दिया यहाँ पर। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल दें तो थोड़ा पहले लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अब लैंग्वेज क्या आएगी, चूंकि रेखा x प्लस 2y बराबर 4 निर्देशीय अक्ष x अक्ष और y अक्ष क्या होते हैं, निर्देशीय अक्ष होते हैं। निर्देशीय अक्षों को क्रमशः, ठीक है,
निर्देशी अक्षों को क्रमशः बिंदु ए, अब बिंदु ए कैलकुलेट कैसे करना है, अभी अपन ने कैलकुलेट नहीं लिखा, बाद में लिखेंगे। बिंदु ए व बी पर मिलती है। ठीक है, अब बिंदु क्या है अभी कैलकुलेट करेंगे अपन। ठीक है, अर्थात सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे अपन। अर्थात देखो आप, ये निकाल लिया अपन ने x और ये y, ये टेबल बनाई, कल भी बताया था जैसे। अब यह समीकरण दे रहेगी नंबर 1, समीकरण दे रहेगी नंबर 1। समीकरण 1 के अंदर यदि मैं x बराबर कितना रखूं, 0 रखूं, सॉरी y की वैल्यू क्या रखूं, मैं 0 रखूं। समीकरण 1 में y की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 0 रखते हैं। 0 रख दिया अपन ने y की वैल्यू, यहां बिंदु a का मान आएगा और ये बिंदु b का मान आएगा, इसलिए ना। समीकरण 1 में y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई मेरे पास, 4। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा a का वो कितना आ जाएगा, 4,0। इसी प्रकार दूसरा बिंदु निकालना है आपको b, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपके पास, 2। ठीक है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या बोल देंगे, a की वैल्यू कितनी आई 4,0 और b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 0,2। ये ऐसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने रिक्त स्थान छोड़ा था खाली ब्लैंक, तो इसको वैसे a कितना निकला अपने 4,0 और ये कितना निकला 0,2। ठीक है, कोई भी असमीका दे रखी है उसको समीकरण रूप में लिखने पर अपन को क्या करना है, सबसे पहले दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इजी गोइंग निकल जाएंगे। अपन निकाल लिए यहाँ पर 4,0 0,2, दो बिंदु निकल गए। अब बिंदु निकलने के बाद इसको रेखा को अपन जो है ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो आप यहाँ तक लैंग्वेज लिख दी, अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये पहले इस क्वेश्चन के अंदर मैं लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखना है। अब इसके बाद अपन डायरेक्ट लिखेंगे। देखो आप, ठीक है, बिंदु निकाल लिए। सबसे मेन काम यह है इसके अंदर कि जो भी रेखा है उसमें तीर का निशान किधर अंकित करना है अपन को, मूल बिंदु की ओर या मूल बिंदु के विपरीत, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अब कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे ऐसे। ये ग्राफ बना दिया अपन ने, ये एक्स अक्ष आ गया यहाँ पर, ये एक्स अक्ष आ गया, ये एक्स डैश आ गया, ये वाई आ गया और ये कितना आ गया, वाई डैश आ गया, और ये कितना आ गया, ये मूल बिंदु आ गया, ये ओ आ गया मूल बिंदु पॉइंट। ठीक है, अब आपके दो पॉइंट निकले थे, क्या क्या निकले थे, ए बराबर कितना निकला था 4,0 कितना निकला था अपने पास, और यह आपको पहले मैंने पॉइंटों में बता ही दिया। इसका मतलब क्या होता है, एक्स का इसका मतलब होता है y ग्रेटर देन इक्वल 0। और यहां पर जो आ रहा है अपने पास, इसका भी बता दिया मैंने आपको, पहले और दूसरे पॉइंट में आया था x ग्रेटर देन इक्वल 0। ये दोनों किस में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब क्या करना है अपन को, बिंदु प्लॉट करने हैं। अपने बिंदु कितना आए थे 4,0, x की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 ले ली। ठीक है, यहाँ y वैल्यू बराबर 0 होता है, यहाँ x बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, 4,0। तो पहला पॉइंट कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ आएगा 4,0। दूसरा बिंदु क्या था मेरे पास 0,2, x की वैल्यू 0 है और 2 है, तो 2 यहाँ ले लेते हैं, 0,2। ठीक है, ये कौन सा बिंदु आ गया आपके पास, दूसरा। अब ये आपको लाइन यहाँ खींचनी है, अपन को सीधी लिख देते हैं। ठीक है, ये लाइन आ गई आपके पास, रेखा आ गई। अभी तो टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये रेखा अपने दो बिंदुओं में। अब इसके अंदर जो क्षेत्र बताना है आपको, द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र किधर है, ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, वो मूल बिंदु से डिपेंड करेगा। जो भी असमीका दे रखी है उसको किससे अप्लाई करना है, मूल बिंदु से गुजार देना है। अगर मैं इसे मूल बिंदु का मान रख दूंगा इस असमीका में, x का मान 0 रख दूंगा, 0 रख दिया, y का मान 0 रख दिया, 0 रख दिया, तो 0 + 0 बराबर कितना आया, 0 आ गया। तो वो क्या होगा, 4 से क्या हो गया, छोटा हो गया।
तो ये संतुष्ट हो जा रहा, तो मूल बिंदु की ओर हो गया ये। देखो इधर आप, यहां तक हो गया अपने पास। इसमें क्या लिख देंगे, रेखा का मान आएगी अपने पास। अब क्या होगा, लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, चूंकि बिंदु ए तथा बी, ठीक है, चूंकि बिंदु ए तथा बी को अंकित कर रेखा, चूंकि बिंदु ए तथा बी को अंकित कर रेखा का आलेख, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। असमीका में मूल बिंदु तथा लगा लो, तथा असमीका में मूल बिंदु, इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको, एक असमीका हो या दो असमीका हो, तो बिंदु, दो असमीका हो गए तो चार बिंदु निकलेंगे। एक असमीका दे रखी है तो दो बिंदु निकले, दो असमीका जाएगी तो चार बिंदु हो जाएंगे, फिर एरिया निकालना पड़ेगा अपन को, तो वो अगली स्टेप में करेंगे। अभी तो एक असमीका वाला सीखना है अपन को, फिर दो असमीका वाला बताएंगे आपको। बिंदु ए तथा बी को अंकित कर रेखा का आलेख खींचते हैं तथा असमीका में मूल बिंदु को प्रतिस्थापित करने पर, मूल बिंदु क्या है आपको, 0 0, मूल बिंदु 0 0 को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। अब कैसे, देखो आप, इसको मैं इधर लिख देता हूं। अब प्रतिस्थापित करेंगे तो मतलब मूल बिंदु असमीका वो है, तो मैं देखो असमीका क्या है आपके, x + 2y ≤ 4, यह असमीका है। इसमें किसको अप्लाई करना है आपको, मूल बिंदु 0 0 को अपन को अप्लाई करना है, तो कितना आएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू 2 × 0 बराबर कितना है, 2 × 0 कर दिया, तो बराबर कितनी वैल्यू आई आपकी, 0 और ≤ 4। इसको बॉक्स में लिख देता हूं। अब ये क्या होगा कि 0 क्या होता है, 4 से छोटा होता है, जो असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो असमीका दे रखी है वो किधर है, मूल बिंदु की ओर क्या है, अग्रसर है, मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। अगर 0 क्या होगा, यहाँ 4 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है। अगर 5 वैल्यू आई थी, यहाँ पर कोई अलग वैल्यू आई थी, तो मूल बिंदु की ओर क्या होता, संतुष्ट नहीं होता, विपरीत होता। तो अपन क्या करते हैं, भार की तरफ बोलते हैं। अब ये क्या हो रहा है, मूल बिंदु की ओर अग्रसर कर रहा है, मूल बिंदु की ओर है, स्पष्ट कर रहा है। तो तीर का निशान किधर आएगा इसके अंदर, तीर का मूल बिंदु की ओर है, तो तीर का निशान कितने आएगा, नीचे की साइड आएगा इसे। और मूल बिंदु के विपरीत होता तो तीर का निशान कहां जाता, ऊपर की ओर जाता। तो आपने पास एरिया किसका निकला, एरिया किसका निकला, ये मूल बिंदु हो गया, ये 0 2 हो गया और ये 4 0 हो गया। तो आपको कौन सा क्षेत्र कैलकुलेट करना है, ये मूल बिंदु था तो ये बन रहा है, इसको अपन को ऐसे ये एरिया निकालना है, ठीक है। ये आपके एरिया द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र ये बन गया, ये कैलकुलेट हो गया। असमीका द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र कौन सा है, ये वाला, और किधर की ओर अग्रसर है, ये मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। क्यों, कि असमीका क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो इस चीज को अपन को लैंग्वेज में भी लिखना है और याद रखना है, ठीक है। अब यहां तक बता दिया मैंने आपको संतुष्ट करके। 2 पॉइंट दे रखे थे अपन को, पहले 2 पॉइंट निकाल ली। असमीका को सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण के बराबर रखना है, ठीक है। असमीका को क्या करना है, आपको समीकरण के इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद आपको बिंदु निकालने, दो, एक असमीका दे रखी है तो 2 बिंदु निकलेंगे, और 2 असमीका दे रखी है तो 4 बिंदु निकलेंगे, ठीक है। अभी अपन को कितनी असमीका दे रखी है, एक असमीका दे रखी है, तो मैंने क्या करा, 2 बिंदु निकाल लिए। x = 0 रखा तो y की वैल्यू प्राप्त होगी, तो पहला बिंदु निकल गया। और दूसरी स्टेप में क्या करा, y = 0 रखा तो x की वैल्यू निकल गई, तो दूसरा बिंदु निकल गया। और दोनों बिंदुओं को क्या करा, मैंने ग्राफ पर आलेख कर लिया, आलेखित कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, जो भी आपको असमीका दे रखी है उस पर क्या करना है, मूल बिंदु को प्रतिस्थापित करना है। मूल बिंदु को प्रतिस्थापित करा, जैसे असमीका दे रखी है आपको x + 2y ≤ 4, इस पे किसको अप्लाई करा मैंने, मूल बिंदु को अप्लाई करा। अब ये मालूम करना है कि मूल बिंदु को अप्लाई करने पर असमीका संतुष्ट होती है कि नहीं होती है,
कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 0 रख दी, यहाँ y की वैल्यू भी कितनी रख दी, 0 रख दी, जो कि 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, ऑलरेडी 0 हो गया, और लेस देन इक्वल कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो 0 + 0 बराबर कितना हो गया, 4, 0 हो गया, और 0 वैल्यू किसकी होगी, 4 से छोटी होगी, तो असमीका क्या है, संतुष्ट हो गई, ये क्या हो गया, मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो गई। तो तीर का निशान किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा। अगर ये 0 का मान 4 से बड़ा होता, 0 नहीं आता, 4 से बड़ा होता, मूल बिंदु की ओर क्या होता, संतुष्ट नहीं होती, तो क्या होता है, मूल बिंदु के विपरीत जाती, तो विपरीत जाती तो तीर का निशान कहां से आता, ऊपर की साइड आता, ऊपर का एरिया आता। अभी क्या हुआ अपने, मूल बिंदु की ओर नीचे आ रहा है, क्योंकि संतुष्ट होगी यहाँ पर, क्योंकि संतुष्ट कैसे हुई, मैंने यहाँ 0 रखा या 2 × 0 करा, तो 0 + 0 कितना हो गया, बराबर 0, जो कि 4 से छोटा है, ये संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने पर क्या हो गया, जो असमीका है मूल बिंदु की ओर होगी, और मूल बिंदु की ओर होगी तो तीर का निशान कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ लिख दिया तो ये वाला क्षेत्र निकल गया इसका। तो इसी चीज को अपन को अब लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज में क्या आएगा, असमीका, इधर लिख देते हैं इसको, देखो, चूंकि असमीका, चूंकि दी गई असमीका x + 2y ≤ 4 संतुष्ट होती है, अतः असमीका का हल क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, मतलब तीर का निशान किधर बनाया मैंने, मूल बिंदु की, हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर, यह आपका सिंपल फॉर्म होगी, मूल बिंदु की ओर ये होगी, ठीक है। एक असमीका दे रखी थी, इसको अपन को प्रदर्शित क्षेत्र बताना था, ये इसका प्रदर्शित क्षेत्र बता दिया, ये हल क्षेत्र हो गया इसका, ठीक है। इसको अपन बना दिया यहां पर करके, इसको थोड़ा सा कर देते हैं डार्क। अब 2 असमीका आएगी तो 4 बिंदु निकलेंगे, 4 बिंदु को अपन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और 4 बिंदु में तीर का निशान देखना है कि कौन सी रेखा मूल बिंदु की ओर है, कौन सी रेखा मूल बिंदु के विपरीत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप 5th नंबर का देखो आप, फिर उसके बाद आपको मेथड बताएंगे। अब 5th नंबर में क्या होगा, ये लैंग्वेज बिल्कुल वही रहेगी, असमीका ये चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, कितनी क्या हो जाएगा आपके पास, -x + 3y ≤ 0, ये कर दिया मैंने, द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र, ठीक है। अब इस द्वारा इसका प्रदर्शित क्षेत्र निकालना है, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, विरोध, ये प्रतिबंध भी बोलते हैं इसको, ठीक है, -x + 3y ≤ 0, ठीक है। अपन एक्सप्लेन करके नीचे लिखते हैं, के रूप में दी गई असमीका, के रूप में दी गई असमीका, विरोध के रूप में दे रखी है असमीका, ठीक है। उद्देश्य फलन क्या होता है, विरोध क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिबंध क्या होता है, आपको इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं, तो अपन को याद रखना है, ठीक है। विरोध के रूप में दी गई असमीका को समीकरण रूप में परिवर्तित करते हैं, असमीका को समीकरण रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
समीकरण रूप में लिखना है इसको, मतलब ये लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो इसको इक्वल के बराबर लिखना है अपन को, तभी कोऑर्डिनेट निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। x प्लस 3y बराबर 0, फर्स्ट नंबर इक्वेशन डाल देंगे। कोई भी असमीका दे रखी हो आपको, उसको सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखना है, इक्वल करके लिखना है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन होगा तो आपके पॉइंट नहीं निकलेंगे, बिंदु नहीं निकलेंगे। तो मैंने क्या करा, इक्वल करके 0 के रूप में समीकरण, सामान्य समीकरण के रूप में लिख लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे अपन, ठीक है। एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू प्राप्त होगी, दूसरी बार y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। इसको नंबर 1 डाल दिया। अब लिखेंगे चूंकि रेखा फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर की रेखा है, चूंकि रेखा फर्स्ट निर्देशीय अक्षों को, निर्देशीय अक्ष कौन से होते हैं, x और y, निर्देशीय अक्षों को क्रमशः a, अभी अपन को कोऑर्डिनेट कैलकुलेट नहीं करे तो अपन जगह खाली छोड़ देंगे, टेबल बनाएंगे नीचे, व b, ठीक है, a व b बिंदुओं पर मिलती है, ए व बी बिंदुओं पर मिलती, अर्थात, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉइंट निकालना है इसके अंदर, ये x हो गया, ये y हो गया, ए लिख देते हैं ऊपर या बी लिख देते हैं। अब ए पॉइंट ए निकालना है अपन को, तो पॉइंट ए निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू 0 पुट करूं, y की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, किस में रखना है आपको, y की वैल्यू में 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, माइनस x बराबर 0 तो x बराबर 0। इसी प्रकार b में क्या करूंगा, x बराबर 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी। तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मूल बिंदु आ जाएंगे। a बराबर कितना हुआ, 0 0, और b बराबर भी कितना हुआ, 0 0, ये दो बिंदु निकल गए आपके। अब इन दोनों बिंदुओं को रेखा पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं, लेंगे, यह हो गया। यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर भले से एक असमीका दे रखी हो या दो असमीका दे रखी हो या तीन असमीका दे रखी हो, तो सबसे पहले आपको सम्मानित रूप में लिखना है इक्वेशन के रूप में, और कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बिंदु निकालने हैं। एक असमीका दे रखी होगी तो दो बिंदु निकलेंगे, अभी एक ही असमीका दे रखी है तो दो बिंदु निकले। अगर सपोज करो दो असमीका दे रखी होती तो कितने कोऑर्डिनेट निकलते हैं आपके, चार कोऑर्डिनेट निकलते हैं, और चारों कोऑर्डिनेटों को मैं रेखा पे प्लॉट, ग्राफ पे प्लॉट करता, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, पॉइंट के साथ साथ। अब वो ग्राफ के अंदर इसका एरिया निकालना है अपन को, किधर प्रदर्शित होगा क्षेत्र, वो क्या होगा, अपन के पास रेखा को, सॉरी, असमीका को मूल बिंदु से गुजारेंगे, असमीका को मूल बिंदु से प्रतिस्थापित करेंगे, और मूल बिंदु से प्रतिस्थापित करने पर यदि वो संतुष्ट होगी तो वो मूल बिंदु की ओर होगी, उस रेखा का, असमीका का मूल बिंदु की ओर होगा, जिसका संतुष्ट नहीं होगा वो मूल बिंदु के बाहर होगी। उसको देखकर अपन क्या करेंगे, प्रदर्शित क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ, यह समीका दे रखी है अपन को, इसमें दोनों बिंदु क्या हो गए, मूल बिंदु आ गए, तो रेखा क्या होगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। तो पहले ग्राफ में बनाते हैं इसको, ठीक है। यह समीका दे रखी है। अब इसका ऋणोत्तर प्रतिबंध क्या होगा, क्योंकि आप जहां x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, इसका ऋणोत्तर प्रतिबंध कितना होगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0। उसको भी अपन को ग्राफ में एक्सप्लेन करना है, दिखाना है, प्रदर्शित करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ में लिखते हैं। देखो ये बना दिया ग्राफ, ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, और ये x हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 0 0 कोऑर्डिनेट हो गए। अब a बिंदु भी यही है, b बिंदु भी यही, तो रेखा क्या होगी, इसके बीच में से हो जाएगी। अब मैंने आपको बता रखा है कि ऋणोत्तर प्रतिबंध यहाँ y अक्ष पे कितना आएगा, यहाँ आएगा x ग्रेटर देन इक्वल 0, प्रथम क्वाड्रेंट में होता है ये, और यहाँ क्या आएगा, इसको आपको, ठीक है। अब रेखा बना देते हैं, ये x हो गया। अब रेखा कहाँ गुजरेगी आपके, इसके बीच में से गुजरेगी, ठीक है। इसको गुजार देते हैं, देखो आप,
ये आ गया आपके पास, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है आपके पास, मूल बिंदु हैं, तो ये आप रेखा गुजर गया आपके यहाँ पर। ठीक है, अब जो रेखा दे रखी है आपको, वो मूल बिंदु की ओर है कि नहीं है, वो अपन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये ऊपर की होता है इसका एरिया। अब ये एरिया कहां पर आएगा ये अपन को मालूम नहीं है, तो अब पहले इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, देखते हैं संतुष्ट होती है कि नहीं होती, उस हिसाब से अपन इसमें प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये तीर का निशान लगा दिया, और अपने पास जो असमीका है वो साइड में लिख देता हूं मैं। क्या है अपने पास असमीका, -x, इसका एरिया निकालना है, +3y लेस देन इक्वल 0। ये असमीका दे रखी है, इसका क्षेत्र निकालना है, किधर की साइड प्रदर्शित है, इसको बॉक्स में लिख दिया। अब किधर की तरफ है, कि इधर की तरफ है, हवा में है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ है, अभी अब पता चलेगा थोड़ी देर बाद। देखो इसके अंदर, चूंकि बिंदु ए, लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज से समझ में आएगा आपको सवाल। चूंकि बिंदु ए तथा बी, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे अपन ने, जो काम किया है यहां पर उसको लिखेंगे अपन। चूंकि बिंदु ए तथा बी को अंकित कर चूंकि बिंदु ए तथा बी को अंकित कर रेखा का आलेख, द ग्राफ, खींचते हैं। अब ये मीटिंग थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगी, इसको दोबारा ज्वाइन कर लेना है ना। यहीं से करूं ना। बिंदु ए तथा बी को अंकित कर रेखा का आलेख खींचते हैं तथा असमीका में तथा असमीका में मूल बिंदु जीरो जीरो को प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, देखो अब इसको प्रतिस्थापित करते हैं। अब देखो, आप सबसे पहले आपको असमीका दे रखी, इधर लिख रहा हूं मैं इसको ना, असमीका दे रखी है आपको। अब सबसे पहले देखना है कि मूल बिंदु की ओर अग्रसर है क्या नहीं है, और संतुष्ट होती कि नहीं होती। असमीका क्या दे रखी है आपको, -x + 3y लेस देन इक्वल 0। इसको मूल बिंदु से गुजारते हैं अपन, कितना आएगा देखो आप, 0 0 से गुजारेंगे तो कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट, तो समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, -0 + 3 × 0, 0 जाएगा। ये कितना आया, ये आ गया। तो असमीका क्या हो गया आपकी, संतुष्ट हो गई। ठीक है, अतः असमीका का हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो मतलब ये असमीका दे रखी है, तो ये आप क्या होगा, हवा में नहीं जाएगा, इसकी इधर ही आएगा ये। ठीक है, यूं आएगा, x = 0, y = 0, तो इसका एरिया क्या होगा आपके पास, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, मतलब इसके यूं डॉट डॉट करके अपन ऐसे इधर ही आएगा ये। असमीका यही है ही सही अपने पास। इसी बात लैंग्वेज में लिखेंगे अपन, इसके मूल बिंदु की ओर क्या होगा, इसका क्षेत्र होगा। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट मेथड लिखेंगे अपन, और आगे सवाल आएंगे तो उसको समझेंगे आप। ठीक है, ये ध्यान रखना अपन, बता दें इसको 5 पॉइंट अच्छी तरह याद रखने इनको। अब लिखो नेक्स्ट, ये तो आपको मैंने प्लॉट करना बता दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, LPP, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। LPP शॉर्ट में बता दिया, LPP का गणितीय LPP का गणितीय स्वरूपण। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन।
मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। इसमें पॉइंट है, अपन को पॉइंट याद रखने, उस प्रोसेस को अप्लाई करके अपन को कैलकुलेट करने सवाल ना। तो मैं इसमें पॉइंट लिखा रहा हूं तो आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो पहले लिखो दो चरों, सबसे पहले आप ऐसा तीर का निशान लगाओ, उसमें लिखो आप दो चरों के रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या। दो चरों के रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या LPP। दो चरों के रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या LPP का गणितीय सूत्रण या फॉर्मुलेशन ठीक है, गणितीय फॉर्मुलेशन करने के लिए निम्न बिंदु उपयोगी हैं। निम्न बिंदु उपयोगी हैं, ठीक है। पहला लिखो आप, पहला बिंदु दिए गए चरों दिए गए चरों दिए गए चरों के रेखिक फलन, दिए गए चरों के रेखिक फलन के रूप में दिए गए चरों के रेखिक फलन के रूप में वस्तुनिष्ठ फलन इसको बोलते हैं अपन उद्देश्य फलन। बता रखा है ना आपको, उद्देश्य फलन एक घातीय समीकरण के रूप में होगा। उद्देश्य फलन ब्रैकेट बंद, ठीक है, को ज्ञात करते हैं। उद्देश्य फलन को ज्ञात कर, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इसको मिटा दें। जितने भी आपको विवरोध दे रखे हैं, 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, या प्रतिबंध हो, प्रतिबंध, ठीक है, का रेखिक समीकरणों या का समीकरणों का रैखिक समीकरणों या असमीकाओं के रूप में लिखते हैं। असमीकाओं के रूप में
ठीक है। अब तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी पॉइंट क्या है, दिए हुए विवरोधों दिए गए विरोधों को संतुष्ट करने के लिए, विरोधों को संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट करने वाले चरों, संतुष्ट करने वाले चरों के मानों के सभी चरों के मानों के सभी समुच्चयों को गणितीय विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट देखो आप, तो याद रखना है अपन को, काम आएंगे पॉइंट सिर्फ। फोर्थ पॉइंट लिखो आप, चरों के मानों के उस चरों के मानों के उस विशेष समुच्चय, चरों के मानों के उस विशेष समुच्चय को छांटते हैं जिससे अभिष्ट वस्तुनिष्ठ फलन ब्रैकेट में उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राप्त हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने की आलेखी विधि। अब देखो इसके अंदर रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल ज्ञात करने की आलेखी विधि। ठीक है, ये मेथड है आपके पास, ये अपन ने 12th में पढ़ लिया है। तो अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस विधि का जो प्रोसीडिंग है पूरा वो आपको कल बताएंगे। आप 12th का जो बेसिक है आपने जो पढ़ रखा है उसको एक बार रीडिंग करना, फिर अपन इसको धीरे धीरे पॉइंट लिखाएंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप कि अपन को कितने कितने कैसे कैसे प्रॉब्लम सोल्व करनी है। सबसे पहले अपन को उद्देश्य फलन, फिर विरोध, फिर विरोधोत्तर प्रतिबंध, इन तीनों को अपन को ध्यान में रखते हुए ग्राफ। आज बताया आपको असमीका दे रखी है, आपको सिंगल असमीका दे रखी हो, उसको अपन को प्रदर्शित कैसे करना है क्षेत्र पे। इसी प्रकार इस विधि को याद करेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पहली यूनिट का 80% मोटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। मूत्र सांद्रण की क्रिया में हार्मोन का क्या योगदान है ना, हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो मूत्र का सांद्रण होता है वो जल और NaCl के कारण होता है। जो अंतराकोशिक द्रव था उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। उसी क्रम में नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कि जो सोडियम आयन था और जो जल था उसका स्त्रवण आपस में कैसे कंट्रोल होता है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स योगदान देते हैं। नंबर 1 ADH हार्मोन, ये जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मूत्र के सांद्रण की क्रिया में नमक या सोडियम आयन का तथा जल का जो नियमन है या कंट्रोल है या नियंत्रण है हार्मोन्स के द्वारा कैसे होता है, समझाइए। ठीक है, या मूत्र निर्माण की क्रिया में या मूत्र के सांद्रण में हार्मोनों का क्या योगदान है। ठीक है, उसका आंसर है
तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडीएच हार्मोन की। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन इस क्रिया में भाग लेते हैं और यही नियंत्रण करते हैं सोडियम आयन का और जल का। इसमें एडीएच जल का नियंत्रण करता है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये सोडियम आयन का करता है। जल का नियंत्रण कौन करेगा? एडीएच हार्मोन। सोडियम आयन का कौन करेगा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एडीएच जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये हार्मोन एडिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अब अपन पहले एडीएच का अध्ययन करेंगे, है ना। इसका पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन भी इसको कह सकते हैं। इसका स्त्राव कहाँ से होता है? देखो, जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के पक्षपाल है ना, हम पढ़ रहे हैं एडीएच हार्मोन। इसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो कि जल का कंट्रोल करता है, जल का नियंत्रण। ठीक है, यह हार्मोन निकलता कहाँ से है? पीयूष ग्रंथि के न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले भाग से ये निकलता है। जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि इसके लिए क्या होते हैं? संवेदनशील। मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि इस हार्मोन के लिए क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, पूरी मैकेनिज्म अपन इसको समझेंगे। जैसे मान लो शरीर के अंदर क्या हुआ कि जल का अंतःग्रहण कम हुआ। ठीक है, शरीर के अंदर क्या हुआ कि जल का अंतःग्रहण कैसा हो गया? कम हो गया। जल का अंतःग्रहण कम होने से जल की मात्रा में क्या है? मतलब कमी है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? जल की कमी। ये सारी क्रिया कहाँ पर होती है? नेफ्रॉन के अंदर होती है। पहले तो ना आप लोग समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। ये सारी की सारी जो क्रिया है ये पूरी क्रिया नेफ्रॉन के अंदर होती है भाई, है ना। सबसे पहले ध्यान रखना है, कहाँ पर होती है? नेफ्रॉन के अंदर होती है ना। तो देखो, जल के अंतःकरण की कमी है, इसका अर्थ क्या हुआ? जो रुधिर है अपना, ब्लड, रुधिर की सांद्रता बढ़ जाती है। जल के अंतर्गण की कमी से रुधिर की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? कल मैंने इसके बारे में आपको समझाया था कि सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है, बताओ आप। जब भी सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है? जल अंदर प्रवेश करता है ना, करता है कि नहीं करता? मतलब सांद्रता बढ़ रही है। सांद्रता किसकी बढ़ रही है? लवण की सांद्रता बढ़ती है ना। रुधिर की सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब रुधिर के अंदर जो लवण होते हैं उनकी सांद्रता बढ़ती है ना। इसलिए क्या होता है? इसका रुधिर का प्राशन दाब बढ़ जाता है। रुधिर का प्रासरण दाब बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, शरीर में जल का अंतर्गण कम हुआ, जल की कमी हुई। इस कारण क्या हुआ?
जो रुधिर के अंदर जो लवण है उनकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है रुधिर का प्राशन दाब बढ़ जाता है। अब देखो जो रुधिर का जो प्राशन दाब है ये बढ़ेगा, इससे क्या होगा, जल अंतःप्राशन के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी ना करेगा भाई। प्राशन दाब बढ़ गया, सांद्रता बढ़ी, हम जानते हैं कि कोई भी सांद्रता अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, जल का प्रवाह जहाँ पर सांद्रता बढ़ रही है वहाँ पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो आयतन है वो बराबर करने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर रुधिर का सांद्रता बढ़ रही है, मतलब रुधिर का आयतन कैसा है, कम हो गया। अब रुधिर का आयतन को वापस से बराबर करने के लिए क्या होगा, जल को अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अब ये जो सांद्रता बढ़ जाती है और इसे कारण ये प्राशन दाब बढ़ा, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे मस्तिष्क के अंदर ऐसे रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर इस पीयूष ग्रंथि से इसके जो न्यूरोहाइफिस वाले भाग है इससे एडीएच का स्त्रवण करवाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब एडीएच का स्त्रवण होगा, ठीक है। अब एडीएच का जब स्त्रवण होगा, ये स्त्रवण कैसे हुआ कि जैसे रुधिर दाब बढ़ा, तो रुधिर दाब बढ़ने के कारण जो कुछ संवेदनशील जो रिसेप्टर होते हैं, ये एक प्रकार के विशेष ग्राही होते हैं, जो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो, जो विशेष ग्राही है मस्तिष्क के, है ना, जो मस्तिष्क के, अब मैं इसको मिटा देता हूँ ना, जो मस्तिष्क के विशेष ग्राही है, रिसेप्टर हैं, ये क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं संवेदनशील। और ये संवेदनशील किसके प्रति होते हैं, एडीएच के प्रति। इसलिए क्या करते हैं, एडीएच का स्त्रवण करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एडीएच का स्त्रवण होगा, उस कंडीशन पर एडीएच का स्त्रवण होगा, उस कंडीशन पर क्या होगा कि जल के लिए पारगम्यता है, ये पारगम्यता बढ़ जाती है, ठीक है। जल के लिए पारगम्यता बढ़ जाएगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी, संग्रह वाहिनियों की, समझ रहे हो ना। तो यहाँ हम लिखेंगे संग्रह वाहिनी की पारगम्यता का बढ़ना। जैसे ही एडीएच का स्त्रवण हुआ, ये स्त्रवण कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफिसिस वाले भाग से होता है। इसके स्त्रवण से क्या हुआ कि संग्रह वाहिनी की जो है, संग्रह वाहिनी कहाँ पाई जाती है, नेफ्रॉन में, है ना। इसकी पारगम्यता बढ़ी, तो पारगम्यता बढ़ने पर क्या होगा, जल का अवशोषण होगा, ठीक है। अब जल का अवशोषण होते क्या होगा, रुधिर का आयतन, रुधिर का जो आयतन है वापिस से कैसे हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, है ना। रुधिर का आयतन बढ़ेगा और रुधिर का आयतन बढ़कर कैसा हो जाएगा, संतुलित, ठीक है। ये क्रिया क्या है, देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। हम पढ़ रहे हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जो है नेफ्रॉन के अंदर जो सांद्रता होती है, मूत्र की सांद्रता, उसको कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। हमने पढ़ा कि एडीएच जो हार्मोन है इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, जल का नियंत्रण करता है। कहाँ से निकलता है ये, तो हमें पता है कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से निकलता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले भाग से निकलता है। अब निकलता कैसे है, वो देखो, इसकी एक मैकेनिज्म है, क्रिया है, वो कैसे है। शरीर के अंदर यदि जल का अंतर्गण कम होता है या जल की कमी होती है, इस कारण क्या होता है कि रुधिर का जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। सांद्रता किसकी बढ़ेगी, रुधिर में जो उपस्थित जो लवण होते हैं ना, लवण, उनकी सांद्रता बढ़ेगी। आज हम रुधिर के बारे में भी अध्ययन करेंगे, इसके बाद इसी क्लास में करेंगे। तो रुधिर की सांद्रता जो बढ़ जाती है, इस सांद्रता में क्या होगा, लवणों की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, रुधिर का प्राशन दाब बढ़ जाता है। अब रुधिर का प्राशन दाब बढ़ेगा तो क्या होगा,
सीधी सी बात है, जल अंदर प्रवेश करेगा, उसको संतुलित करने के लिए तो जल अंदर ऑटोमेटिक प्रवेश नहीं करता है। जैसे ही सांद्रता बढ़ेगी तो मस्तिष्क के अंदर जो विशेष ग्रह होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वो एडीएच के प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि के जो न्यूरोएपिस वाले भाग है उससे एडीएच का क्या करवाते हैं, स्त्रवण करवाते हैं, सिक्रेशन करवाते हैं। अब जैसे एडीएच का स्त्रवण होगा तो क्या होगा, संग्रह जो वाहिनी है उसकी पारगम्यता बढ़ जाएगी। और संग्रह वाहिनी कहाँ पाई जाती है, नेफ्रॉन में नीचे पाई जाती है ना, कल हमने पढ़ा था। संग्रह वाहिनी की पारगम्यता बढ़ने पर क्या होगा कि रुधिर का आयतन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जल का अवशोषण होगा। पारगम्यता बढ़ने से रुधिर का आयतन बढ़ेगा, पर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जल का अवशोषण होगा। ये भी एक लिमिटेड होता है, कल पढ़ा था ना हमने। अगर दोनों जगह सांद्रता का मान बराबर हो जाता है तो मीडियम कैसा हो जाता है, आइसोटोनिक, समप्रासरी। और जब मीडियम मतलब माध्यम अगर समप्रासरी आइसोटोनिक हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि पदार्थों का आदान प्रदान रुक जाता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो, ये तो बात हुई किसकी, जल के अंतर्गण की कमी। ये तो क्या है, जल के अंतर्गण की कमी। अब इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, कैसे, यदि शरीर में जल का अंतर्गण बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात को समझना, यदि शरीर में जल का अंतर्गण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रुधिर की सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम। इसमें क्या हुआ, बढ़ रही है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको या तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें मैं आपको समझाता हूँ उसको मिटा के, है ना। अब देखो सेकेंड स्टेप, यदि शरीर में जल का अंतर्गण बढ़ जाता है, यदि शरीर में जल का अंतर्गण बढ़ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, रुधिर की सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम। रुधिर की सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, रुधिर का प्रसरण दाब यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, अब कैसे हो जाएगा, कम। रुधिर का प्रसरण दाब कम होगा तो क्या होगा, वही संवेदनशील एडीएच के प्रति वही होंगे। पर यहाँ पर क्या होगा, एडीएच का जो स्त्रवण हो रहा था, ये स्त्रवण कैसा हो जाएगा, बंद या फिर कम। एडीएच का स्त्रवण कैसा हो जाएगा, कम। अगर ये जल का अंतर्गण बढ़ेगा तो एडीएच का स्त्रवण कैसा होगा, कम। इससे पहले क्या हो रहा था, अपोजिट, इसकी मात्रा कम थी, इसकी मात्रा क्या थी, बढ़ रही थी। इस कंडीशन में क्या होगा, संग्रह वाहिनी की पारगम्यता क्या थी, बढ़ रही थी, अब कैसी हो जाएगी, कम। तो क्या होगा, जल का अवशोषण नहीं होगा, तो रुधिर का आयतन कम होकर कैसे हो जाएगा, संतुलित। कितना आसान है, अपन ने इसमें कुछ भी नहीं करा, सेम मैकेनिज्म है। एक बार हमने सीखा, सीखने के बाद में हमने जहां जहां कम था उसको ज्यादा करा, केवल उसका अपोजिट लिखा। ठीक है, एक बार उसको मैं समझा देता हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत, फिर इसके बाद में अपन दूसरा पढ़ेंगे। शरीर में जल का अंतर्गण कैसा है, बढ़ रहा है। अगर जल का अंतर्गण बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर जो है जल की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब अपन जानते हैं अगर जल की मात्रा बढ़े तो सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि रुधिर वाहिनी के बाहर क्या है, सांद्रता अधिक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जल कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। क्या होता है, देखो रुधिर की सांद्रता कैसी हो जाती है, कम। इस कंडीशन में क्या होगा, रुधिर का प्रसरण दाब कम हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, एडीएच का स्त्रवण कैसा हो जाएगा, कम। इसलिए संग्रह वाहिनी की पारगम्यता भी कैसी हो जाएगी, कम। और जल का अवशोषण भी क्या होगा, कम होगा, या फिर नहीं होगा, या फिर बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, रुधिर का आयतन वापस कैसे हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा है, एडीएच कहाँ से निकला था, पीयूष ग्रंथि से। एडिनल स्टेरॉइड कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से। यदि देखो सर,
ये जो हार्मोन निकालता है इसका नाम है एल्डोस्टेरोन। कब निकलता है? जब रुधिर में सोडियम आयन की क्या हो जाती है? कमी। जब ब्लड के अंदर सोडियम आयन की कमी हो जाती है तो एड्रिनल ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्त्रवण होता है। कब? रुधिर में सोडियम आयन की कमी, तो किसका स्त्रवण होगा? एल्डोस्टेरोन का स्त्रवण होगा। और ये क्या करेगा? रुधिर के अंदर सोडियम आयन को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। नियंत्रित कैसे करेगा? इसके स्त्रवण को बढ़ाएगा। एड्रिनल स्टेरॉयड हार्मोन या एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है कि यदि रुधिर में सोडियम आयन की कमी हो जाती है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? सोडियम आयन की कमी, इसका अर्थ क्या है कि रुधिर की सांद्रता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ठीक है, मतलब जल की मात्रा बढ़ रही है। उस हार्मोन का अपोजिट हार्मोन है ये, है ना। तो इसको हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, है ना। क्या होता है देखो, एड्रिनल जो स्टेरॉयड हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है? सोडियम को नियंत्रित करता है। कैसे करेगा? यदि रुधिर में सोडियम आयन की कमी हो जाएगी, यानी कि सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी, तो एल्डोस्टेरोन का स्त्रवण होगा, और स्त्रवण होने पर ये क्या करेगा कि सोडियम के अवशोषण को बढ़ाएगा। यह लिख देता हूं मैं, सोडियम आयन के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। सोडियम आयन का क्या होगा? अवशोषण होगा, और इसका स्त्रवण क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? यदि रुधिर में सोडियम आयन की क्या होगी? वृद्धि होगी, तो एल्डोस्टेरोन का स्त्रवण कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और आयन कैसा हो जाएगा? ये संतुलित हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना चैप्टर यही खत्म होता है। इसके बाद अभी अपन नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, रुधिर वाला। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज का अपना जो टॉपिक है, ये कल वाला था जो बाकी रह गया था किन्हीं कारणों से। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यू क्लास लोगे तो ये समझ में आएगा। अगर आज क्लास ले ली, कल क्लास नहीं ली, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका अर्थ क्या हुआ? परिसंचरण का अर्थ क्या होता है भाई? परिवहन करना। ठीक है, किसका परिवहन करेगा? रक्त का। तो ऐसा तंत्र जो रक्त का परिवहन करे उसको अपन क्या बोलेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। इस रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी, है ना। खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है भाई। सबसे पहला है रक्त, ब्लड। सेकंड है हृदय, हृदय हार्ट, है ना। और थर्ड है रक्त वाहिनी, है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने करी थी, ध्यान रखना। और जो रक्त है उसकी खोज, रक्त की जो खोज है किसने करी थी? आपको पता हो? चलो बता देता हूँ। कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ही किसकी खोज करी थी? रक्त की खोज करी थी, है ना। ध्यान रखना, अलग अलग है दोनों। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे और रक्त की खोज कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और फिर इसने एंटीजन की खोज करी थी मकाकारिसस नामक बंदर में। ओपन आगे पढ़ेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे रक्त का, उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे हृदय का, उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे रक्त वाहिनियों का, जिसमें ये वाली यूनिट भी अपने खत्म हो जाएगी, है ना।
चलो सबसे पहले रक्त के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्लड, देखो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त का जो पीएच है ये होता है 7.4, यानी कि रक्त कैसा होता है, क्षारीय। इसमें एक विशेष गंध होती है, विशेष गंध। ठीक है, रक्त के अंदर एक विशेष गंध होती है, ध्यान रखना है ना। और जो इसका कलर है, शुद्ध रूप में तो इसका कलर होगा चटकीला लाल। ठीक है, और अशुद्ध रूप में इसका जो रंग है वो होगा डार्क रेड, है ना, गहरा लाल। ध्यान रखेंगे। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद देखो जो रक्त की मात्रा है ना, रक्त की मात्रा जैसे बहुत सी बुकों में 4 से 5 लीटर लिखी रहती है, वो से 5 से 6 लीटर। अपन को लिखना है कि मनुष्य का जो भार है ना, मनुष्य का जो भार है, रक्त की मात्रा क्या है, मनुष्य के रक्त की मात्रा, मनुष्य के भार का लगभग 8 से 10%। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है तो उसका 10% कितना हुआ, निकालो आप। किसी व्यक्ति का वजन है 50 किलोग्राम, इसका निकालो आप 10%, कितना आया, 5 लीटर। क्लियर। अगर व्यक्ति का वजन कितना है, 50 किलोग्राम है, तो उसके अंदर ब्लड कितना होगा, 5 लीटर होगा। क्लियर। यदि अगर अपन 8 से निकालते हैं तो 50, 8/100, ये कट गया, 8 पंजे 40, कितना हुआ, 4 लीटर। इसलिए कहा जाता है औसत 50 मानकर चलते हैं, इसलिए 4 से 5 लीटर। बहुत से व्यक्ति 5 से 6 भी लिखाते हैं और बहुत से 4 से सीधा 6 लिखा देते हैं ना, तो इसके बीच में होता है। तो अपन कैसे लिखेंगे, रक्त की जो मात्रा है मनुष्य के भार के लगभग कितना होता है, 8 से 10% होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। और रक्त कैसा होता है, कड़वा होता है ना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। रक्त कैसा लगता है, कड़वा, तीखा, है ना। देखो एक बार इनको रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, अच्छा इसका खोज करता कौन था, कॉल लैंड स्टीनर। ठीक, रक्त का पीएच 7.4 कैसा होता है, हल्का क्षारीय। रक्त में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। रक्त का जो शुद्ध रक्त है उसका कलर कैसा होता है, चटकीला लाल। और जो अशुद्ध रक्त है ना, उसका रंग कैसा होगा, गहरा लाल होगा। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त की जो मात्रा है मनुष्य के भार से 8 से 10% होती है। और रक्त कैसा होता है, कड़वा या तीखा होता है। ठीक है, इतना बहुत है रक्त के बारे में। अब देखो रक्त का जो संगठन है ना, रक्त किससे मिलकर बना है, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। एक तो है प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है अपने रक्त कोशिकाएं। जो रक्त का संगठन है वो क्या है, एक तो प्लाज्मा से मिलकर बना है और एक रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है। अच्छा मैं एक चीज इसमें और बता दूं आपको कि जो रक्त का जो निर्माण है ना, रक्त बनता कहाँ है ना, रक्त का निर्माण
ये वयस्क के अंदर तो कहाँ होता है, बताओ, अस्थि मज्जा में है ना, बोन मेरो में, अस्थि मज्जा, ठीक है। और जो भ्रूण है या जो नवजात है उनके अंदर किस में होता है, स्प्लीन में है ना, प्लिया में भी होता है और लीवर में भी होता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन राइट है, कंपटीशन एग्जाम में दोनों राइट माने गए हैं, ठीक है। रक्त का निर्माण वयस्क के अंदर कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, और भ्रूण में कहाँ आता है, प्लीहा में, या फिर होता है यकृत में, यानी कि स्प्लीन में एंड लीवर में। चलो आगे, ये जो प्लाज्मा है संपूर्ण रक्त का होता है 55%, एंड जो ब्लड सेल्स हैं ये होती हैं 45%, ओके। इस प्लाज्मा का जो संगठन है, ये प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, देखो इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सर यहाँ ये यहाँ तक का दिख रहा है ना, क्या रवि जी सर, अरे यहाँ तक का दिख रहा है ना, ये होता है जल, कार्बनिक और अकार्बनिक। प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें से जल होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इस 55 में, और जो ये होता है 90%, और ये दोनों मिलाकर होते हैं 10%। इसमें प्लाज्मा रंगहीन होता है, लेकिन यदि अगर प्लाज्मा जो अगर इकट्ठे फॉर्म में होगा तो यहाँ पे इसका कलर होगा हल्का सा पीला, ठीक है, रंगीन। और अगर ये एकत्रित फॉर्म में रहता है तो ये अपन को दिखाई देगा थोड़ा सा हल्का पीला, क्लियर। दूसरा देखो, ये जो प्लाज्मा, अपन प्लाज्मा के बारे में जानकारी ले रहे हैं, रंगीन होगा, अगर इकट्ठा किया जाए तो हल्का पीला हो जाता है। प्लाज्मा होता है सारी, है ना, प्लाज्मा कैसा होता है, सारे, यानी कि जो ब्लड का जो सार है ये प्लाज्मा की वजह से होता है, और एक होता है आरबीसी की वजह से, तो रक्त कणिका है, लेकिन इनके जो सार की मात्रा है वो 7.1 होती है, मतलब इसकी अपेक्षा थोड़ी कम सारे होते हैं ना, इसलिए लगभग लगभग इसको उदासीन ही माना जाता है ना, 7.1 इधर 7.4। आगे चलो, ये कैसी होती है, प्लाज्मा तरल होता है, प्लाज्मा कैसा होता है, तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। रक्त कोशिकाएं सभी अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए जो प्लाज्मा का जो फॉर्म है तरल है, और इधर का जो फॉर्म है रक्त कोशिकाओं का या रक्त कणिकाओं का, ये ठोस फॉर्म में होता है ना। ये इसकी कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है, और इसकी कौन सी अवस्था है, तरल अवस्था है, ठीक है। प्लाज्मा रक्त की तरल अवस्था है और रक्त कोशिकाएं ठोस अवस्था है, इसलिए रंगीन हल्का पीला होता है, उनका कलर सबका अलग अलग होता है, उसके बारे में अपन आगे जानकारी लेंगे। एकत्रित होने पर हल्का पीला दिखाई देता है, सारी होता है 7.4 इसका जो पीएच होता है, और ये तरल फॉर्म में होता है। आगे चलो, ये जो इसमें जल है ये 90% है, और कार्बनिक जो अकार्बनिक पदार्थ है 10% होते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप देखो, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ में लवण प्रोटीन से ही आते हैं, तो मैं इन सबको एक साथ लिख रहा हूँ, नीचे मिक्स करके लिख रहा हूँ ना, जैसे लवण विसरण का कार्य करेगा, ठीक है, जो जल है पीएच का संतुलन, रुधिर दाब नियंत्रण करेगा, तो मैं ये लिख देता हूँ, ये जो जल है ये क्या करेगा, रुधिर दाब नियंत्रण, क्या करेगा, रुधिर दाब का ये नियंत्रण करेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, जो लवण होते हैं ये लवण क्या करते हैं, पीएच संतुलन, अच्छा एक चीज और, जल है ये परिवहन का कार्य भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। इसके बाद में इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, जानते हो ना ब्लड के अंदर कौन कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं ना, तो ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ये कार्य करेंगे एंटीबॉडी की तरह ना, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, तो मैं ये लिख देता हूँ थ्रोम्बिन,
थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये क्या करते हैं, रक्त स्कंदन की तरह कार्य करते हैं। रक्त स्कंदन करते कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। इसके बाद में इसमें जो होती है गैसें, ये परिवहन का कार्य करेंगे, ठीक है। और इसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो भी शरीर के लिए उपयोग होते हैं। सब बहुत सारी चीजें हैं, मैंने लिख दिया क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। इसके बाद में जो इसमें पोषक पदार्थ हैं, ये पोषक पदार्थ भी क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इनका शरीर में आगे जाके क्या होगा, उपयोग होगा। एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब प्लाज्मा के अंदर होते हैं ना। एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है जो कि क्या करती है, जीवाणु को नष्ट करती है, बाहर से आए हुए प्रोटीन को पहचानती है ना। इसके बाद में मेन पार्ट जो है ब्लड का, वो है रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कि एक प्रकार का ठोस भाग है, सॉलिड भाग है। अब इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं अपन। ये 3 प्रकार से इसका संगठन होता है। सबसे पहला है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। सेकंड है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड थर्ड है प्लेटलेट्स, ठीक है। इनका अहम रोल है। ये जो आरबीसी है ये 45% की होती है, 99%, ठीक है। डब्ल्यूबीसी होती है 0.1% और प्लेटलेट्स होती हैं 0.9%, ठीक है। जो प्लाज्मा है 55% है, ब्लड सेल्स 45%, जो कि एक प्रकार का सॉलिड ठोस भाग है। उसके बाद में इनकी मात्रा कितनी है, 99%। इसकी किसकी, 45 में से 99% क्या है, आरबीसी है, 0.1% डब्ल्यूबीसी है और 0.9% क्या है इसमें, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनका परिमाण। तो इसका जो परिमाण है वो होता है 7 से 8 म्यू। इसका परिमाण कितना होता है, 7 से 8 म्यू। इसका होता है 8 से 15 म्यू और इसका होता है 2 से 4 म्यू। ये क्या है इनका परिमाण, देख देता हूं मैं परिमाण। सबके बारे में एक एक करके पूरा जानकारी लेंगे, है ना। पहले जो लिख रहा है उसको बाद में देखना, पहले जो समझा रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान देना आप लोग, है ना। फिर इसके बाद में देखो मात्रा। आरबीसी की जो मात्रा होती है लगभग 50 से 55 लाख। ये होती है अपने प्रति घन मिमी। और जो आरबीसी की मात्रा है लगभग होती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी की 4 से 5,000, 4 से 5,000 वही प्रति घन मिमी, है ना। और ये होता है 2 लाख से 2.50 लाख, वही प्रति घन मिमी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। जो ब्लड सेल्स है ये ठोस फॉर्म में होती हैं, ठोस रूप में होती हैं। इनकी मात्रा है 45%, जिसमें आरबीसी है 99%, डब्ल्यूबीसी है 0.1% और प्लेटलेट्स है 0.9%। इसको कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट कहते हैं साइंस की भाषा में। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, सॉरी। इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट और इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। सर पंखा बंद करो यार। ठीक है, इधर से आते हुआ रही है आप। क्या हो गया है, सॉरी।
देखो, इसको आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, और विज्ञान की भाषा में हम इनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह तो अपने पास है ही नहीं। इरिथ्रोसाइट, इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। और इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये है अपना एरिथ्रोसाइट, वो ल्यूकोसाइट और वो थ्रोम्बोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर बिंबाणु, हिंदी में हम इनको कहेंगे। इसका जो परिमाण है ये क्या होता है, 7.8 माइक्रोन व्यास का होता है। 8 से लेकर के 15 तक, और 2 से लेकर के 4 तक हो सकता है ना। आगे चलो, इनकी मात्रा कितनी है, 50 से 55 लाख, इनकी 4 से 5 हजार, और इनकी 2 से 2.5 लाख होती है। ठीक है, अब आगे चलने बंद। आरबीसी है, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। देख देता हूँ कलर। लाल रंग, सर इससे कह दो बाद में बात करना ना, क्लास में। इसका रंग लाल होता है, इसका रंग होता है श्वेत, ठीक है, और इसका भी लाल ही होता है। लिख देता हूँ। इसमें क्या है, केंद्रक मनुष्य के अंदर है ना अनुपस्थित, इसमें वयस्क मनुष्य में, इसमें होता भी और नहीं भी होता, मतलब उपस्थित भी और अनुपस्थित भी। इसमें भी उपस्थित होता है। आगे चलो, आरबीसी का जो जीवन काल है ये होता है 120 दिन। ठीक है, नीचे फिर अभी मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, और मैं इनको मिटा देता हूँ। सर वो कहाँ है, डस्टर कहाँ है, अपने पास गैस जगह नहीं है, क्योंकि अभी मुझे नीचे और संगठन लिखना है इसका। मैं से मुंह से बोल देता हूँ, है ना। जीवन काल की बात कर रहे थे। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, और ये मरने के बाद में जो अपनी स्प्लीन है, तिल्ली है, इसमें जाकर ये एकत्रित होती हैं। जो अपना डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, 4 से 6 दिन होता है, ऐसे बहुत सी किताबों में लिखा हुआ होगा। बहुत सी किताबों में 8 से 10 दिन भी लिखा होगा, और बहुत सी किताबों में लिखा होगा अनिश्चित, है ना। ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि क्या है, डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा करने का कार्य करती है। तो ये चाहे तो आज 1 घंटे में नष्ट हो सकती हैं, समझ रहे बात को। अगर कोई रोगाणु नहीं हो तो ये नष्ट भी नहीं होती। इसलिए इनका जीवन काल जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, और बहुत सी बुक में दिया हुआ भी नहीं होता। थ्रोम्बोसाइट है, इनका जो जीवन काल होता है 8 से 10 दिन हम लिखेंगे। आरबीसी है, इनका कार्य क्या है, देखो, रक्त का परिवहन करने का कार्य है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसलिए सीधी सी बात है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन भी करेंगी। जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य है प्रतिरक्षा करने का, जो कार्य है वो डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है, और रुधिर स्कंदन का जो कार्य है, रुधिर का थक्का जमाना, उसमें सहायक होती है कौन, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये इनके अहम रोल हो गए। यह मैंने लिख दिया था अभी, वयस्क जो है मनुष्य, उसके आरबीसी में केंद्र क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आगे चलो। बंद हो गया नहीं, बस बाद में। आरबीसी
लाल हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं, हमने अभी बताया। हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो प्रोटीन और वसा से होता है, ठीक है। हीम नामक वसा और ग्लोबिन नामक उसमें प्रोटीन पाया जाता है। जो WBC है, अगर इसके शरीर में अधिकता हो जाती है तो ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। इसको हम सामान्य भाषा में रक्त का कैंसर या ब्लड कैंसर भी कहते हैं। WBC की बात करते हैं हम, तो WBC दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। कणिकामय मतलब केंद्रक उपस्थित, अकणिका मतलब केंद्रक अनुपस्थित, ठीक है। ये भी 3 प्रकार की होती है भाई। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल। ठीक है। और जो अकणिकामयी है ये भी 2 प्रकार की होगी। एक तो होगा अपने ल्यूकोसाइट और एक होगा अपना मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट भी 3 प्रकार का होता है, T, B और K। सॉरी, लिम्फोसाइट है ना। लिम्फोसाइट। जो WBC है कणिकामय 2 प्रकार की होती है। कणिकामय में केंद्रक उपस्थित और अकणिकामय में केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है। कणिकामय 3 प्रकार की, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल। और अकणिकामय 2 प्रकार के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार की होती है, TBK, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और किलर मारक कोशिकाएं। आपने पढ़ा होगा। T लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि से। B लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो या अस्थि मज्जा से होता है। मोनोसाइट रक्त बक्साणु इनको कहा जाता है, रक्त का अपमार्जक भी इसको कहा जाता है, रक्त का सफाई कर्मी, है ना। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट करके समझा दूंगा। ये तबीयत खराब हो रही है यार। इसका कॉल आया था। गोविंद सिंह डोसरा। देखो, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। कार्ल एन स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ये सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है, आप देख लेना। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, मेन चीज समझा देता हूँ। प्लाज्मा 55% होता है, रंगीन होता है। और ब्लड सेल्स हैं, ये 45% होती हैं, जो कि ठोस भाग है। ये जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं 10%, ठीक है, जिसमें आयंस, प्रोटीन्स, विटामिन सारी चीजें आएगी, ठीक है ना। नीचे लिखे हुए कुछ तो मैंने लिख दिए, कुछ मैंने बोलकर समझा दिए। मेन कार्य क्या है प्लाज्मा का, जो तरल भाग है ना, ये तरल, प्लाज्मा तरल है, तो परिवहन का जो कार्य किया जाता है। अगर प्लाज्मा खत्म हो जाएगा तो ब्लड एक जगह पर एकत्रित हो जाएगा, ब्लड का परिवहन संभव नहीं हो सकेगा, है ना। तो मेन तो वही है। बाकी तो एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वहाँ पर CMI के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी में संघर्ष होता है, या आपके जो एक अलग से बुक है उसमें है ये। और जो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इनके बारे में मैंने आपको समझा ही दिया। इसके बारे में अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसका हम अध्ययन करेंगे।